एनडीए से गुल होगा चिराग। बिहार चुनाव का बेगुल बच चुका है, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए और महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। सबसे अधिक जो रस्सा कस्सी है वो एनडीए में चल रही है। लोक जनशक्ति पार्टी ने 42 सीटें की डिमांड कर दी है। अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है तो वह अलग मैदान में उतर सकते हैं। अकेले दम पर चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने कह दिया है। सूत्रों की माने तो एलजेपी चाहती है कि उन्हें 2015 की तरह ही 42 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिले। उनकी यह दलील है कि 2014 में उनकी पार्टी ने 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था तो उन्हें 1 लोकसभा सीट के अनुपात में 6 विधानसभा सीट मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और उन्हें 1 राज्यसभा सीट मिली थी। ये तमाम सारे गणित बिठाए जा रहे हैं और इस लिहाज से एलजेपी को इस चुनाव में 42 सीटें मिलनी चाहिए। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एनडीए गठबंधन को देखते हुए कहा है कि बीजेपी के सामने नया फॉर्मूला रखा गया है और इसी के अनुसार एलजेपी को 33 विधानसभा सीटों के साथ ही बिहार में राज्यपाल द्वारा मनोनीत होने वाले 12 एमएलसी से भी 2 एमएलसी मिलने चाहिए और अक्टूबर के अंत में यूपी में होने वाले राज्यसभा चुनाव में 1 राज्यसभा सीट उनकी पार्टी को दी जाए। ये तमाम सारी मांगें उन्होंने बिहार से यूपी तक रख दी। चिराग पासवान बीजेपी नेतृत्व को एक और फॉर्मूला सुझा चुके हैं। उनके मुताबिक अगर उन्हें राज्यसभा की सीट नहीं मिले तो वह बिहार चुनाव से पूर्व सीटों की घोषणा के साथ साथ ये भी घोषणा की जाए कि बिहार में एनडीए सरकार बनने पर बीजेपी के साथ साथ एलजेपी से चिराग पासवान भी उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। तो ये डिमांड सूत्रों के हवाले से यह खबर कि बात अभी बन नहीं पा रही है। लगातार एनडीए एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी को मनाने के लिए लगी है, क्योंकि एलजेपी की पूरी बागडोर है अब चिराग पासवान के हाथ में। रामविलास पासवान के बेटे जो कि पूरी तरह से अब पार्टी को लेकर गंभीर और बिहार चुनाव को लेकर मुस्तैद हो गए हैं। 42 सीटों पर चुनाव लड़ने की कवायद उन्होंने की है। उन्होंने तमाम सारे गणित बिठाए हैं। मिथिलेश हमारे सहयोगी सीधा जुड़े हुए हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। मिथिलेश, तमाम सारे समीकरण, तमाम सारे गणित और गठजोड़ बैठाकर लगता है कि चिराग पासवान ने जो ये कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सारी चीजों को मैंडेट व्यवस्थाएं करके भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे एलजेपी की बागडोर जब से चिराग को मिली है तब से बिहार में उन्होंने एक अलग तरह की स्थिति बना दी है। कई सारे पेच फंसा दिए हैं। बड़ी मजबूरी हो गई एनडीए की। देखिए, अभी सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो खासकर राजद से ही खींचातानी ज्यादा तौर पे चल रहा है। अब जैसे बिहार चुनाव का जो बिगुल बजा है उसको लेकर के जनतांत्रिक गठबंधन में अभी सीटों के बंटवारा को लेकर के जिस तरीके से खींचातानी चल रही है, इसे पूरी तरीके से क्लियर होते चला जा रहा है कि अंत में आपका खुद एलजेपी बाहर होकर के खुद की अपनी तैयारी कर चुका है 43 सीटों पर लड़ाई करने के लिए, इस सफर में उतरने के लिए। अब सीधे तौर पर ये बातें करें कि जब उन्होंने अमित शाह को उन्होंने एक पत्र भी लिखा था रविवार को इन तमाम बातों को लेकर के कि नाराजगी भी हमें इन बातों को लेकर के है, तो अब सीधे ये कहा जा सकता है जिस तरीके से राजद के नेता रविशंकर जी ने कहा था कि नहीं एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, एलजेपी हमारे साथ है, सब कुछ उन्होंने इस तरीके का बयान दिया था। उसको लेकर के नाराजगी व्यक्त करते उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखा था। लेकिन यहाँ सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि 2019 की जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव हुई थी उसी के तर्ज पे कि एक लोकसभा के अंतर्गत में जो 6 विधानसभा सीट दी गई थी उसी के अंतराल पर फिर से हमें दिया गया, यानी कि कुल मिलाकर 42 सीटों की मांग की गई है, जिसको लेकर के अभी खुद बीजेपी और जदयू ने इस बात पर नाराजगी जताई। अब कहा तौर पर 42 सीट अगर हम एलजेपी को दे देंगे तो निश्चित तौर पर हमारी सीटों की कम हो जाएगी। इसको लेकर अभी पूरी तरीके से कहा जा सकता है खींचातानी राजद में चलता चला आ रहा है। जी मिथिलेश, ऐसा लगता है चिराग पासवान को भी कोई पीके मिल गया है, क्योंकि पीके की जो रणनीति होती है शायद इसी तरह की होती है कि एक लोकसभा सीट के अनुपात कितनी विधानसभा सीट, इस तरीके के समीकरण बिठा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ये 2019 की कहानी लेकर के जुड़े हुए हैं। 2019 में जिस तरीके से सीट की बंटवारा किया गया था, एक लोकसभा सीट पे 6 उनको विधानसभा देने की बातें कही गई थी और उसी के तर्ज पे फिर से 2020 में जो विधानसभा के चुनाव हो रहा है उसमें इन्हीं की मांग की जा रही है। लेकिन एक सबसे अहम बात यहाँ पर फिर है जो हमारे जो एएनबी के सूत्र बता रहे हैं इस मामले पे कि अभी खुद आप सीधे तौर पे लेकर चले कि कांग्रेस और रालोसपा
ये सारे जहाँ मिल करके एक टीम बना रही है, खासकर उसमें आपका एलजेपी भी मौजूद रहेगा, तो एक नई गठबंधन की तैयारी करने के भी एक आंकड़ा दिखाई देने लगा है बिहार में, जहां पर टीम गठित कर करके फिर से उतरने की बातें कही जा रही है। कांग्रेस भी नाराज चल रहा है उधर आरजेडी से, तो ये कहा जा सकता है कि एक नई समीकरण रणनीति की जो बिहार की सियासी राजनीति के लिए एक अलग पहचान बनने की बात सामने में कही जा सकती है। इस पर तो सीधे ये कह सकते हैं कि आपका लोजपा फिर से एक बार गठबंधन में बनेगा, लेकिन नई रणनीति के अनुकूल बनेगा। जी मिथिलेश, अगर एलजेपी अलग हो जाती है एनडीए से, कितना नुकसान एनडीए को और एलजेपी को कितना फायदा? क्या बिहार जैसी राजनीति में चिराग पासवान परिपक्व हो चुके हैं? जो रामविलास पासवान जो लगातार माहिर माने जाते हैं, राजनीति के खिलाड़ी माने जाते हैं, उनकी तरह क्या सारे हथकंडे, सारी जो गुण हैं वो सीख चुके हैं चिराग? देखिए, यहाँ बिहार में खासकर जब भी रणनीति तैयार होती है राजनीति की, उसमें सबसे ज्यादा अगर आता है तो जातिकरण को लेकर के चलता है। आप शुरुआती दौर से देख लीजिए, रामविलास पासवान दलित, महादलित और पासवान जाति की जो वोट बैंक लेकर के चले हैं शुरुआती दौर से ही, उसकी उनको फायदा मिलने चले जाएंगे। खास करके राजग की बातें सीधे करें तो राजग में सबसे ज्यादा अगर नुकसान पहुंचेगा तो खास करके बीजेपी को और जदयू को मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मुनाफा मिलेगा, क्योंकि रामविलास पासवान की जो रणनीति रही है उसमें सारी की सारी गुण सामने में दिखता है, खास करके चिराग पासवान में दिखने लगा है। उनकी जो रणनीति तैयार की गई है तो निश्चित तौर पर दलित महादलित की जो वोट बैंक है वो सारे के सारे लगभग आपको मानकर चलिए कि 20 से 25% का बिहार का बिल्कुल मिथिलेश, जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति को बखूबी जमीनी स्तर पर समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजीव रंजन जी, अभी जो फिलहाल स्थिति बन रही है, एनडीए की टेंशनें बढ़ा दी हैं एलजेपी ने। चिराग पासवान 42 सीट की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मेरी डिमांडें पूरी नहीं हुई, मेरी मांग पूरी नहीं हुई तो अलग चला जाऊंगा। ऐसे में किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को जो राजनीतिक उठापटक चल रही है? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे राजीव रंजन, वरिष्ठ पत्रकार, तकनीकी कमी के चलते जुड़ नहीं पाए, दोबारा से संपर्क करने की उनसे कोशिश करेंगे। मिथिलेश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मिथिलेश, जो आप लगातार बता रहे हैं कि देखिए नुकसान हो सकता है, जेडीयू को साफ तौर पर नुकसान हो सकता है इससे, यानी कि एनडीए को नुकसान हो सकता है। ऐसे में इसकी भरपाई के लिए क्या एनडीए के पास कोई विकल्प है? देखिए, भरपूर कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी रणनीति को तैयार करने के लेकर के लोजपा को अपने खेमे में ले आने का सबसे बड़ी रणनीति अभी बीजेपी जदयू करने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें पता है कि दलित महादलित की जो वोट बैंक है वो सबसे ज्यादा अगर कहीं गिरेगा तो निश्चित तौर पे वो एनडीए के खाते से अलग होकर के लोजपा की तरफ जाएगा। तो लोजपा अपनी खुद की एक मजबूत बना करके रखा, और यहाँ बिहार में जो जाति समीकरण के अंतर्गत में तो वोट बैंकिंग की जाती है, उसके अंतर्गत में सबसे ज्यादा अगर खासकर दलित महादलित का वोट है वो सीधे आपका लोजपा की तरफ है। तो निश्चित तौर पे आप बीजेपी और जदयू का ये सारी समीकरण। ऐसे में जीतन राम मांझी जब शामिल हुए हैं तो क्या उन्होंने भी ये टेंशनें बढ़ा दी हैं? इस वजह से भी चिराग पासवान की त्योरियां चढ़ गई हैं? देखिए, यहाँ पर सीधे कर सकते हैं कि ये जितने भी समीकरण तैयार हो रहे हैं सिर्फ दलित महादलित जाति की लेकर के ही चल रहा है, पासवान जाति को ही लेकर के चल रहा है। तो आप सीधे ये कह सकते हैं कि आने वाला जो पल होगा, आप निश्चित तौर पर लोजपा अपनी खुद की तक एक अपना बना करके रखेगा, अपनी खुद की सीट ले जाएगी, वैसे 43 सीट पर लड़ने की तैयारी कर चुकी है। तो आप ये सीधे कह सकते हैं इस विषय पे कि खास करके सबसे ज्यादा नुकसान अगर पहुंचेगा तो बीजेपी और जदयू को मिलने की ज्यादा आसरा हो सकता है। जी, सीटों को लेकर जो रस्साकसी चल रही है मिथिलेश, उसमें महागठबंधन के सामने भी बड़ी समस्याएं हैं। और जैसा आपने इशारा किया कि कांग्रेस तो सीधे तौर पर आरजेडी से गाहे बगाहे नहीं, लेकिन अंदर खाने से जरूर नाराजगी जाहिर कर रही है, और अंत तक सीट बढ़ते बढ़ते ये हो सकता है, यानी कि सीटों का बंटवारा होते होते ये भी हो सकता है कि खेमे बंट जाएं, अलग अलग धड़े हो जाएं। और इसी पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।
आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती। भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, क्या एनडीए से गुल होगा चिराग? जी हां, सीटों के बंटवारे को लेकर रस्साकसी का दौर जारी है। वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन बिहार की राजनीति को बखूबी वो समझते हैं। जमीनी स्तर पर उन्होंने जाकर देखा एक पत्रकार के नाते कि आखिर बिहार में किस तरह की राजनीति होती है और कहां कहां कैसे कैसे समीकरण बनते हैं, चाहे वो जातिगत आधार पर हो या फिर अन्य आधारों पर। राजीव रंजन जी, बहुत स्वागत आपका एएनबी न्यूज में। थैंक यू सुनील। राजीव रंजन जी, अभी जो स्थिति बन रही है बिहार में, जो लगातार सियासी उठापटक चल रही है, अभी तो देखिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया लेकिन सीट नहीं बंट पा रही है, यहां एनडीए हो या महागठबंधन। हालात ऐसे हो गए हैं कि चिराग पासवान ने तो यहां तक कह दिया शर्तें नहीं मानी तो अलग चला जाऊंगा पार्टी से, सूत्र बता रहे हैं। ये देखिए सुनील जी, वहां अभी उपेंद्र कुशवाहा के महागठबंधन छोड़ने के बाद तो महागठबंधन में एक स्लॉट बना है और अभी है क्या कि अगर आप एक्चुअली पॉलिटिक्स में ऐसा होता है क्या कि अगर आप चिराग पासवान शायद वो ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर हम ये एनडीए से हट करके अगर महागठबंधन में हम जाते हैं तो हमारा वहाँ से रहेगा और हम एक अथॉरिटी के रूप में वहाँ काम करेंगे। मतलब वो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो एक पावर सेंटर के रूप में काम करेंगे। एनडीए में रहते हैं तो वो जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के एक मतलब जो इनके 2 इंजन के द्वारा जो ट्रेन चलेगी उसमें एक ये डब्बे के रूप में रहेंगे।
अब चूंकि वहां एक जो इम्पोर्टेंट स्लॉट था उपेंद्र कुशवाहा जी के जाने के बाद, वो स्लॉट उनके पास चला जाएगा। तो इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि चिराग पासवान ये ऑप्शन वो खुला छोड़ रहे हैं कि अगर हमारे साथ, अगर हम जितना सीट मांग रहे हैं, अगर उतनी सीट हमें नहीं मिली तो हम फिर गठबंधन छोड़ देंगे, मतलब एनडीए छोड़कर। जाहिर तौर पर अच्छा इशारा किया आपने, क्योंकि देखिए जब तक विकल्प नहीं होता तब तक इंसान अपनी तमाम क्षमताओं से, समानताओं से कॉम्प्रोमाइज करता है, लेकिन जब विकल्प खुल जाता है तो फिर वो जाहिर तौर पर बागी तेवर, बगावती तेवर दिखाना शुरू कर देता है। इसीलिए ये साफ तौर पर कह दिया गया चिराग पासवान के द्वारा कि अगर शर्तें नहीं मानी गई तो हम दूसरी ओर चले जाएंगे। लेकिन ऐसे में नुकसान आप किसका देख रहे हैं? क्या एनडीए को इसकी भरपाई के लिए दूसरा कोई विकल्प है अगर नुकसान होता है तो? नहीं, देखिए वहाँ एक्चुअली ज्यादा ऑप्शंस है नहीं। वहाँ जो पोलराइजेशन होता है, उस पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स बिहार में होती है वो देखिए पावर के लिए होती है। और चिराग पासवान यानी कि रामविलास पासवान जी की जो वहाँ पॉलिटिकल पैठ बिहार में है, हालांकि दूर से लगता है कि वो काफी है, बट उतना उनकी एक देखिए साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलेगा अगर वो, मान लीजिए हम प्रिज्यूम करें कि वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं, तो एक माहौल बनाने में एक भूमिका बनेगी। लेकिन उनको जिताने के लिए एक बड़ी पार्टी का सपोर्ट जरूरी है। अगर वो इंडिपेंडेंट एक बार वो चुनाव लड़े थे, ऐसा नहीं कि लोक जनशक्ति पार्टी एक बार स्वतंत्र रूप से भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, उनके खाते नहीं खुले थे, उनके रामविलास पासवान जी के ब्रदर भी चुनाव हार गए थे विधानसभा के। लेकिन उनको चुनाव जीतने के लिए किसी का सपोर्ट बहुत जरूरी है, चाहे वो आरजेडी का हो या चाहे जनता दल यू का हो या बीजेपी का हो। ऐसे वो चुनाव नहीं जीत सकते। हाँ, कुछ सीट्स आप जीत सकते हैं, वो देखिए इतनी बड़ी स्टेट में आप कुछ इंडिविजुअली कुछ सीट्स जीत सकते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल फोर्स के रूप में अगर आप इमर्ज करना चाहते हैं तो वो अभी फिलहाल आज की तारीख में वो रामविलास पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी के पास वो पॉलिटिकल स्पेस उतना इन्होंने भी वहां ऑक्यूपाई नहीं किया है। ये फ्रिंज प्लेयर है और नुकसान मुझे लगता है कि एलजेपी को ज्यादा होगा, लेकिन इनके पास अभी ऑप्शन है। अगर ये एनडीए छोड़ते हैं तो आरजेडी में चले जाएंगे, तो आरजेडी का सपोर्ट मिल जाएगा, तो फिर परफॉर्मेंस इनका ठीक ठाक ही रहेगा। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि ये एनडीए फिलहाल ये छोड़ने के मूड में हो सकता है, प्रेशर टैक्टिस हो। लेकिन जैसा आपने बताया, ये एट द सेम टाइम हम ये भी कर सकते हैं कि शायद गड़बड़ बहुत दिनों से जिस प्रकार से चिराग पासवान का स्टेटमेंट आ रहा है, तो उसमें मुझे पॉलिटिकल इमेच्योरिटी, ये जातिगत समीकरणों को आप किस तरह से देख रहे हैं? जातिगत समीकरणों का कहीं मसला तो नहीं? चूंकि वर्चस्व की लड़ाई तो जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने कहा, ये तो बिहार में और उत्तर प्रदेश में रहती है। इन सबके इतर अगर देखा जाए तो जातिगत मसले भी बड़े आते हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी जो लगातार दलितों की बात करती है, दलितों की मसीहा होने की वो लगातार बातें करते हैं, ऐसे में बीजेपी ने यानी कि एनडीए ने एक और कार्ड खेल दिया था, जीतन राम मांझी को फिर से ले आए, और जैसे ही जीतन राम मांझी की एंट्री होती है उसके बाद चिराग पासवान जो है वो जाहिर तौर पर उनके तेवर बदल जाते हैं। देखिए सुनील जी, बिहार में जीतन राम मांझी जिस कम्युनिटी से आते हैं वो दलित में सबसे बड़ी कम्युनिटी है बिहार की। बिल्कुल। लेकिन वो कम्युनिटी चूंकि वो बड़े हम्बल है, उनका बैकग्राउंड में सेंस ऑफ असर्शन कम होता है, तो वो हमेशा हाशिए पे रहते हैं। इनफैक्ट उनकी कम्युनिटी को पहला रिकॉग्निशन तब मिला था जब लालू प्रसाद यादव ने एक महिला की, उस गरीब महिला को राज्यसभा में भेज दिया था, तो तब जाकर के पूरे देश में वो चर्चा का विषय हो गया था कि महिला कौन है, क्या है, नहीं है, किस कम्युनिटी से है, इत्यादि इत्यादि सारी चीजों पे बातचीत होती थी। अब है क्या कि रामविलास पासवान जी एक अगर वो स्पेस, वो जो दलित पॉलिटिक्स की जो आपने बात की, वो जो स्पेस अगर आप चाहते हैं तो दलित के लिए रामविलास पासवान जी ने क्या किया बिहार में। लोग देखिए, दलित का लीडरशिप बनना, सिर्फ दलित होने से कोई दलित का लीडर नहीं बन सकता, बिल्कुल नॉन दलित भी दलित का लीडर बन सकता है। लेकिन आपने क्या किया, आप एक दो अचीवमेंट काउंट कराएंगे कि हमने ये करा दिया, वो करा दिया, तो उपलब्धि के आधार पे तो वो उनका कोई क्लेम नहीं बनता है। दलित होने के नाते दलित, वो आधे दलित है, उनकी पत्नी दलित नहीं है, लोग ये भी सवाल कर सकता है। तो कहने का ये मतलब है, आप इस तरह से एनालिसिस अगर हम करेंगे तो वो कहीं ना बैठता है। प्रॉब्लम वहां क्या है इनके साथ कि ये इनको रामविलास पासवान जी का जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल फोर्स ये इमर्ज नहीं कर पाए हैं, इसलिए इनको किसी का सपोर्ट बहुत जरूरी है चुनाव जीतने के लिए, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो जेडीयू का हो, चाहे आरजेडी का हो। अकेले इनका पॉलिटिकल रिलेवेंस, ये अपनी आप पॉलिटिकल रिलेवेंस को बिहार के पॉलिटिकल सिस्टम में ये इस्टेब्लिश नहीं कर सकते।
मिथिलेश भी हमारे सहयोगी पटना से सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आप भी बने रहिएगा, फिर अगले सवाल के साथ लौटूंगा आपके पास। मिथिलेश से कुछ अपडेट ले ली जाए, क्योंकि एनडीए की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, जो बैठक हो रही है, क्या कुछ उस बैठक में निकलकर सामने आ रहा है? क्या कुछ अपडेट मिथिलेश आपके पास? क्या जो लगातार सूत्र बता रहे हैं कि डिमांड रखी गई है एलजेपी के द्वारा, ये बागी तेवर अख्तियार किए गए हैं, एक तरफ बीजेपी का स्टेटमेंट आता है, हर रोज ये स्टेटमेंट आता है, नहीं सब कुछ ठीक है, हम लोग सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, सीधे तौर पे एक कह सकते हैं केंद्र में जिस तरीके से बात है कि भाजपा चाहता है कि सारे संगठित होकर के राजद के टीम बनी है, राजद से कट करके कोई भी एलजीपी बाहर ना दिखे, उनकी पूरी तरीके से यही तैयारी रही है। लेकिन एलजीपी जिस तरीके से आपने डिमांड रखा है कि हमें आप 42 सीट हमें दे दीजिए, 42 सीट पर हम अपनी चुनाव बिहार विधानसभा में लड़ना चाहते हैं, तो उसको जो बात सामने में रखना चाहते हैं उससे कोई भी तैयार नहीं होना चाहिए। राजद से जो टीम है, खास करके आपका शीर्ष नेता जिनसे मुलाकात उन्होंने किया था कि आप अपनी बातों को नहीं रखा था, तो ये सीधे कर सकते हैं आपकी ये तैयार नहीं होना चाहते, लेकिन ये एलजीपी अपनी खुद की तैयारी जो अपनी बाकी के चाहते हैं, 42 सीट के खास करके एक लोकसभा से विधानसभा की जो बात उन्होंने सीधे तौर पर 2019 में उन्होंने किया था, तो उसकी जो तर्ज थी जिस पर बात रख करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अभी बिहार विधानसभा की चुनाव में लड़ना चाहते हैं, उससे अगर सीधे बातें करें तो उससे ये लोग बात मानने के लिए तैयार नहीं है। जब बात तैयार ही नहीं होगी तो निश्चित तौर से एलजेपी अपनी खुद की अस्तित्व बढ़ाने के लिए निश्चित तौर से बिहार विधानसभा चुनाव पर अपने जो बाकी की जो सीटें उन्होंने अपनी आगाज किया, 47 सीटों पर आगाज किया, तो फिर वो लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ। तो अभी कुछ सूत्र यही बता रहे हैं। मिथिलेश, एक सच्चाई ये भी हो सकती है जो राजीव रंजन जी ने इशारा किया था, उन्होंने कहा कि चिराग पासवान अपने आप को उस ओहदे पर दिखाना चाहते हैं। यहाँ वो बीजेपी और जेडीयू यानी कि नीतीश और बीजेपी के बीच में फंस कर रह गए हैं। वो एक इंजन के रूप में काम करना चाहते हैं, अपने आप को वहाँ दर्शाना चाहते हैं। ये वजह है कि अगर वो महागठबंधन का हिस्सा बनते हैं ऐसे वक्त में, जबकि महागठबंधन में उनके पास विकल्प है जाने का, अभी महागठबंधन से एक घटक ने अपने आप को अलग किया है, तो ऐसे में क्या रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान उस तासीर को समझ रहे हैं कि यहाँ दाल नहीं करेगी, यहाँ पे तो स्थिति ऐसी रहेगी, वहाँ अगर जाएंगे तो व्यवस्थाएं ठीक रहेंगी? ये भी हो सकता है क्या? देखिए, यहाँ पूरे अगर देख लिया जाए कि बिहार विधानसभा की चुनाव शेयर से जिस तरह के सीट की शेयरिंग की बात है, शतरंज के साथ बैठी, एक तरफ महागठबंधन की तो दूसरी तरफ राजद की। अब इस गठबंधन और राजद की जो गठबंधन, ये सारे गठबंधनों के अलग एक अपनी खुद की गठबंधन बनने की तैयारी में सीधे तौर पे कह सकते हैं कि अब लगने लगा है। अब एक तरफ रालोसपा जी, तो आप ये सीधे कर सकते हैं कि रालोसपा, कांग्रेस और एलजीपी ये सारे लोग मिल करके हो सकता है कि एक अपनी टीम बना ले, लेकिन अब आने वाला जो फल होगा अब 2 से 3 दिन के अंदर में सीधे जो हमारे सूत्र बता रहे 2 से 3 दिन के अंदर में सारी क्लियर नजर आ जाएगी, पूरी की पूरी पर्दे पर सामने दिखाई देने लगेगा कि कौन सी किस पार्टी से कितनी सीटों पर उन्होंने अपनी रणनीति तैयार किया, कहां से वो अपनी विधानसभा को उठाना चाहेंगे। तो ये आप लगभग पूरी तरीके से पर्दे से बाहर निकलना शुरू हो चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ी सवाल ये रहा है कि जिस तरीके से राजद इस गठबंधन का और बाकी के आरजेडी के साथ में जो गठबंधन की बातें सामने में आई, इन दोनों की जिस तरीके से चल रहा, ये अपने आप के अरे खलूठा तो सामने दिख ही रहा। अब नई एक समीकरण जो तैयार होकर गया है रालोसपा और कांग्रेस और सारे लोगों का, सभी लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे, सबको ये लग रहा है कि जो खाली बनी हुई थाली में सबसे ज्यादा स्वादिष्ट खाना हमें मिलेगा। तो अब ये जो बातें सामने में आ रही है खास करके ये सारी जो सीट शेयरिंग को लेकर के, तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ी आम बात ये कह सकते हैं कि हमारा बिहार जातिकरण की लेकर के जो वोट बैंकिंग की तैयारी की गई है, उसमें सबसे ज्यादा अहम बात आती है खासकर दलित महादलित की वोट बैंक का। अभी तो सारे सियासी दल मिथिलेश सिर्फ गठजोड़ में लगे हैं कि कौन कौन कैसे कैसे क्या क्या व्यवस्थाएं, सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया, सहमति नहीं बन पा रही है, आंखें तरेरी जा रही हैं, त्योरियां चढ़ी हुई हैं, एक दूसरे से डील की जा रही है जाहिर तौर पर, और ये कहा जा रहा है कि हमने जो मांगे रखी, हमने जो शर्तें रखी उन पर अमल हो। तो इस तरह की स्थिति बनी है, जबकि निर्वाचन आयोग तो ऐलान कर चुका है कि बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, धारा 144 लग चुकी है, कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में लगता नहीं कि बड़ी देर कर रहे हैं बाकी सियासी दल, क्योंकि उससे पहले निर्वाचन आयोग
जब तक तारीखों का ऐलान करता उससे पहले सारा सब कुछ बंटवारा हो जाता था राजनीतिक दलों का और डोर टू डोर जाकर कैंपेन करना शुरू कर देते थे। लेकिन कोरोना काल में तमाम नियम भी हैं, शर्तें भी हैं, बावजूद इसके अभी तो सिर्फ यहीं पर फंसी हुई है राजनीतिक पार्टी के कौन कौन कितनी कितनी सीटें लेगा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की अभी जिस तरीके से आगाज हो रही है, खास करके कोरोना काल की जिस तरीके की बातें कही जा रही है, उसमें आपका समीकरण जो तैयार है बिहार विधानसभा चुनाव का तमाम राजनीतिक पार्टियों का, हर किसी को यही लग रहा है कि इस कटोरे में जो दूध की कटोरे विधानसभा उसमें हमें सबसे ज्यादा खाली नहीं मिलेगी। तो उसको जो अभी खास करके जो दिमाग में केवल सारे राजनीतिक पार्टी का अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि किनको किस विधानसभा क्षेत्र से अभी उनको टिकट देनी है या किनको अभी तक हमें शामिल करनी है, इनको समीकरण के साथ में अभी विधानसभा चुनाव में उतारनी होगी। तो अभी जिस तरीके से क्लियर नहीं है, अभी बेहतर समझ लेते हैं मिथिलेश, इस सवाल का जवाब राजीव जी से भी ले लेते हैं। राजीव रंजन जी, आपने तो चूंकि बहुत करीबी से देखा है और अभी फिलहाल की जो स्थिति है भारत के इतिहास ही नहीं दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, कोरोना महामारी के बीच तमाम नियम शर्तों के बीच जो है हिंदुस्तान में इलेक्शन है, बिहार में विधानसभा चुनाव है, तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं वो कोरोना काल में ही हो रही हैं अभी। तो ऐसे में अभी तक तो देखिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया राजीव जी, लेकिन अभी तक सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर तमाम सारी नियम शर्तों को लेकर इस तरीके के गठजोड़ चल रहे हैं, उठापटक चल रही है, सियासी संग्राम चल रहा है। लेकिन डोर टू डोर जो कैंपेन होनी है 5-5 लोग ले जाकर जो निर्वाचन आयोग ने कहा है वो तो शुरू भी नहीं हुआ। कौन कहाँ जाए कैसे जाए यही नहीं समझ में आ रहा। कैसे देख रहे हैं आप? ये देखिए, ये बिल्कुल आपने जो इसका दूसरा पहलू जो आपने उजागर किया, ये बहुत ही मतलब एक तरह से इंटरेस्टिंग भी है, चैलेंजिंग भी है। और मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में हमें यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज ना हो, नहीं तो फिर आपका जो चुनाव है उसका रेलेवेंस पे सवाल उत्पन्न होगा। क्योंकि ये चुनाव है, ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, ये हमारे कंट्री का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये जान है। और हमें यह सुनिश्चित करनी चाहिए कि चुनाव अच्छे तरीके से हो, प्रॉपर तरीके से हो और लोग वहाँ जो कैंडिडेट्स हैं वो लोगों तक रीच आउट कर सकें, वो बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो ये आपका चुनाव इनकम्प्लीट रहेगा, रेलेवेंट रहेगा और इसके जो मैंडेट होंगे वो हमेशा शक के दायरे में रहेगा। जहां तक ये अभी आपने बताया, अभी कुछ ही दिन पहले एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस का फोटो अखबारों में छपा था, जहां एक लोग दूसरे लोग पे इस प्रकार से टूट पड़ रहे थे वो एप्लीकेशन जमा करने के लिए। वहां कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग, कौन सा नॉर्म, सबों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और उसको आप मैनेज भी नहीं कर सकते। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाना चाहिए। और उसके बाद ये जो सीटों को बंटवारे लेकर के भी चल, अभी तो देखिए अभी तो नंबर पे पहले संग्राम इन लोगों में होगा। बिहार चुनाव है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है बिहार चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव ये माने जाते हैं हिंदुस्तान में कि बिहार चुनाव जब होता है तो यूं ही बहुत सारी स्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं आखिरी मोमेंट तक। और ये भी है कि तमाम सारी पैराशूट लैंडिंग भी होती हैं, कौन कब कहाँ किस सीट पर किसको पैराशूट किसका उतर जाए ये भी कहना जो है मुश्किल होता है, क्योंकि तमाम ऐसे समीकरण बनते बिगड़ते देखने को मिलते हैं बिहार चुनाव में। बहुत शुक्रिया राजीव रंजन जी, आप हमारे साथ जुड़े। मिथिलेश, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।